डॉक्टर्स के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी उमर पिछले 2 साल से एक सुइसाइड बॉम्बर ढूंढ रहा था और दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए आतंकी उमर पर सुइसाइड बॉम्बर को तैयार करने की जिम्मेदारी थी। उमर ने इसके लिए काजीगुंड के जसीर उर्फ दानिश को तैयार करने की कोशिश भी की। उमर और दानिश की पहली मुलाकात अक्टूबर 2023 में कुलगाम की एक मस्जिद में हुई। उसके बाद उमर ने जसीर उर्फ दानिश को फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास किराए के कमरे में रखा। उमर कई महीने तक सुइसाइड बॉम्बर बनने के लिए जसीर का ब्रेन वॉश करता रहा। जसीर ने आर्थिक तंगी और इस्लाम में आत्महत्या हराम होने की बात कहकर सुइसाइड बॉम्बर बनने से मना कर दिया। सुइसाइड बॉम्बर नहीं मिलने पर डॉक्टर उमर आत्मघाती हमलावर बना और हमले को अंजाम दिया। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल भाटिया पटियाला हाउस कोर्ट से, फरीदाबाद से कुमार सोनू और कश्मीर से मंजूर मीर और लखनऊ से विशाल प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अतुल, आप ये जानकारी दें क्योंकि आज कोशिश यही रहेगी एनआईए की कि ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड उन्हें मिल सके। क्या तैयारी है जांच एजेंसी की? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए मैं इस समय पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद हूं और किसी भी समय आमिर की पेशी जो है वो यहां पर एनआईए कर सकती है। मैं यहां पे विजुअल आपको दिखाऊं किस तरीके की सिक्योरिटी जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर लगाई गई है। आरएएफ और सीआरपीएफ की तैनाती जो है वो कोर्ट के बाहर की गई है। जब एनआईए आमिर को पेश जो है वो कोर्ट में करेगी, यूएपीए का मामला जो दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर किया था उसको टेक ओवर जो है वो एनआईए ने किया है और एनआईए ने पहली गिरफ्तारी इस पूरे मामले के अंदर आमिर की है। आमिर वही शख्स है जिसके नाम पे i20 गाड़ी थी जिससे लाल किले के बाहर जो है वो उमर ब्लास्ट करता है, डॉक्टर उमर, और जिसमें 12 लोगों की मौत हो जाती है और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो फिलहाल किसी भी समय अब एनआईए जो पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत है, स्पेशल कोर्ट, वहां पर आमिर को पेश करेगी और आमिर, क्योंकि यूएपीए का केस है, इसमें लगभग 1 महीने तक का रिमांड जो है वो जांच एजेंसी एनआईए को मिल सकता है। तो पूरी कोशिश, क्योंकि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन एनआईए ने की है, एनआईए हमने देखा कि पहले दिन से ही स्पॉट पर मौजूद थी लाल किले पर। अतुल, जाहिर सी बात यह है कि अब जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, अब जब कोर्ट के जरिए आमिर की कस्टडी मिल जाएगी, उसके बाद आगे जब पूछताछ होगी तो और भी बहुत सारे राज खुलेंगे। लेकिन इस बीच लगातार इस पे एक्शन चल रहा है इस पूरे मामले पर। इसके जो तार है देश के कई शहरों में है, यूपी के कई शहरों में एटीएस ने अब छापेमारी की है और लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर में रेड की गई है। देवबंद और मुरादाबाद में भी संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो रही है। इन लोगों पर शाहीन और परवेज के संपर्क में होने का भी खुलासा हुआ है। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहीन और परवेज के संपर्क में कैसे आए ये आतंकी? देखिए मीनाक्षी, ये पूरा जो मॉड्यूल है दरअसल वो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है। इसीलिए इस पूरे मामले में यूपी एटीएस बहुत फूक के कदम रख रही है और इसी संपर्क में लखनऊ के पारा इलाके से अगर बात किया जाए तो एक भाई बहन को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में कई सारे ऐसे शहर हैं जिससे मेरठ भी शामिल है, शामली भी शामिल है। वहां पर बाकायदा रेड चल रही है एटीएस की और एटीएस के पास इस बात की जानकारी है कि स्लीपर मॉड्यूल के तौर पर जो लोग काम कर रहे थे डॉक्टर शाहीन के लिए, डॉक्टर परवेज के लिए, जो कि दोनों इस समय एजेंसीज के कब्जे में है, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। तो जिन लोग की संलिप्तता सामने आ रही है, सिर्फ संपर्क होने से किसी को पूछताछ के लिए नहीं उठाया जा रहा है, जिन लोग की संलिप्तता सामने आ रही है उनको बाकायदा उठाया जा रहा है, उनसे बाकायदा पूछताछ हो रही है और काफी सारे ऐसे एविडेंसेस आ रहे हैं जिससे साबित हो रहा है कि ये पूरा जो मनी ट्रेल है जिससे जरिए डॉक्टर शाहीन को 20 लाख रुपए जैश ए मोहम्मद के जरिए भेजे गए थे हवाला रैकेट के जरिए, तो हवाला कारोबारियों का भी जो कारोबार है उसको भी बाकायदा यहां पर ट्रेस किया जा रहा है और यूपी एटीएस के निगाह पे वो सारे लोग हैं जो दरअसल इस पूरे टेरर मॉड्यूल में डॉक्टर शाहीन को बताते हैं कोड वर्ड में जो जैश ए मोहम्मद है और आईएसआई ने नाम दिया था मैडम सर्जन का, और मैडम सर्जन का जो जाल था वो था कि एक ऐसे मॉड्यूल को तैयार करना जो देश के अंदर दहशतगर्दी फैलाए। और डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल पर एक्शन भी लगातार किया जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 समन भेजे हैं और दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 एफआईआर भी दर्ज कर लिए हैं। माना जा रहा है कि अल फलाह का फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी दुबई में है। उसका रियल एस्टेट का कारोबार दुबई तक फैला हुआ है। फैमिली को भी उसने दुबई शिफ्ट कर दिया है। और कुमार सोनू हमारे साथ मंजूर भी जुड़ गए हैं और मंजूर से हम पूछते हैं, मंजूर इस बारे में और आपके पास क्या जानकारी आ रही? कुमार सोनू से हम बात करते हैं। कुमार, अगर आपको आवाज आ रही हो तो। हम कुमार के साथ जुड़ेंगे लेकिन उससे पहले मंजूर हमारे साथ है। मंजूर, क्योंकि लगातार हम खबरें दिखा रहे थे, इस वक्त
आमिर और साथ ही उसके भाई उमर, उसको लेकर भी बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और क्या जानकारी निकल कर आई है, क्योंकि जिस तरह से एक पूरा नेटवर्क तैयार किया जा रहा था जिसमें कि सुसाइड बॉम्बर भी कोशिश हो रही थी कश्मीर से लाने की, लेकिन वो उसमें मुमकिन नहीं हो पाया डॉक्टर उमर के लिए। ये पूरा का पूरा जाल किस तरह से फैला हुआ था? बिल्कुल अमित, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और धीरे धीरे जो है इसके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं ये तस्वीर अब साफ होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आमिर की जो पहली गिरफ्तारी हुई है दिल्ली ब्लास्ट केस में, ये एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी मानी जा रही है और इससे कहीं बड़े और खुलासे जो है इनकी गिरफ्तारी से सामने आ सकते हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस भी लगातार अपनी छापामारी कार्रवाई जो है वो जारी रखे हुए है। लगातार पूरे कश्मीर में जो है जो वाइट कॉलर्स है उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी है। कहीं डॉक्टर्स को लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, उनसे हर एक बार जावेद सिद्दीकी पर हम थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। मंसूर, आप रहिए हमारे साथ। कुमार, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, ये जो जावेद सिद्दीकी का कनेक्शन है, चूंकि आप इस वक्त फरीदाबाद में ही मौजूद हैं, जरा ये बताएं कि इनका कारोबार कहां कहां तक फैला हुआ है। देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं, जो जावेद अहमद सिद्दीकी है उनको जो है लगातार हम लोग ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो रेंज से बाहर हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जो 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की थी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ, उसमें 2 अलग अलग समन जो हैं दिए गए हैं। इसमें मैं आपको बताऊं, जावेद अहमद सिद्दीकी जो है वो 9 अलग अलग कंपनियों के मालिक है, जिसमें अल-फलाह डेवलपर, अल-फलाह मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, अल-फलाह इंडस्ट्रियल रिसर्च फाउंडेशन, अल-फलाह एजुकेशन सर्विस, MJH डेवलपर, अल-फलाह इन्वेस्टमेंट, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनको जो है जावेद अहमद सिद्दीकी चलाता है, जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन भी है और साथ ही साथ चांसलर भी है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्राइम ब्रांच ने अलग 2 एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा जो UAPA के तहत या जो दिल्ली पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया था जब ब्लास्ट हुआ था, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूरी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा करने के लिए एक अलग से एफआईआर दर्ज की है। तो यानी दिल्ली में अब तक 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें से जो ब्लास्ट वाली एफआईआर है उसको NIA टेक ओवर कर चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, आतंकी शाहीन को लेकर ये बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में शाहीन के बैंक अकाउंट है। लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर में शाहीन के बैंक अकाउंट का पता चला है और तीनों अकाउंट से करोड़ों का लेन देन भी हुआ। इन बैंक अकाउंट से आतंकी शाहीन के भाई परवेज को भी रकम भेजी गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शाहीन शाहिद, डॉक्टर शाहीन शाहिद, उनके 3 बैंक अकाउंट्स के बारे में पता चला है और बताया जा रहा है कि करोड़ों का इसमें ट्रांजैक्शन होता था। डॉक्टर शाहीन और परवेज को लेकर एक और बड़ा सा खुलासा भी हुआ है। शाहीन और परवेज की जिहादी क्लास वीडियो कॉल के जरिए चलती थी और दोनों भाई बहन ने व्हाट्सएप ग्रुप में 100 से ज्यादा लोगों को जोड़ा था। शाहीन और उसका भाई परवेज वीडियो कॉल के जरिए कट्टरता का पाठ पढ़ाते थे, युवाओं को आतंकी बनाने के लिए भड़काऊ बयानबाजी भी करते थे और इस ग्रुप में कई मौलानाओं को भी जोड़ा गया था। NIA की जांच में यह भी पता चला है कि ब्लास्ट में व्हीकल बोर्न ID का इस्तेमाल किया गया था। गाड़ी में विस्फोटक को छिपाने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है। इस ब्लास्ट का असर भी ज्यादा भयानक होता है। व्हीकल बोर्न ID को इतना खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसे पहचानना मुश्किल होता है। इसके साथ बड़ा धमाका करने से ज्यादा लोगों की जान ली जा सकती है और गाड़ी के मेटल के पार्ट्स भी गोलियों की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि तेज रफ्तार में जब वो छितरते हैं जाते हैं तो वो भी नुकसान पहुंचाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट की तस्वीरें यही बताती है एक आधा अधूरा ID भी कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए चेतावनी जारी की गई है कि भविष्य में व्हीकल बोर्न ID का इस्तेमाल ज्यादा किया जा सकता है। NIA का दावा है कि लाल किले में हुआ हमला किसी छोटी साजिश का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक संगठित आतंकी योजना थी जिसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। और दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद कानपुर का GFVM मेडिकल कॉलेज भी चर्चा में आ गया है। यहां के फार्माकोलॉजी विभाग अध्यक्ष रह चुकी डॉक्टर शाहीन अरेस्ट हुई, यानी कि HOD थी वो। अब इसी कॉलेज के 7 और डॉक्टर्स पर सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी नजर है, जो फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा, उमर और मुजम्मिल जैश के आतंकियों से मिले हुए थे। तुर्की में जैश के आतंकियों से मुलाकात की थी। आतंकियों से मुलाकात के बाद विस्फोटक जुटाया गया था और ब्लास्ट की पूरी प्लानिंग की गई थी।